हेलो साथियों, नमस्कार। मैं महेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पर। यदि आप यूपी के किसी भी एग्ज़ाम, यूपी ट्रिपल एस सी, पीईटी, यूपी लेखपाल, टीईटी, सुपर टेट, यूपीएसआई की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं ज्योग्राफी पार्ट 3, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखिएगा, किसी भी पिंड की आंतरिक संरचना ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि उसके ताप, दाब और घनत्व के आधार पर भी हम उसकी आंतरिक संरचना का ज्ञान कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी वस्तु की आंतरिक संरचना ज्ञात करने के दो स्रोत होते हैं। नंबर एक, जो अप्राकृतिक स्रोत हैं, और दूसरे हैं प्राकृतिक स्रोत। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं अप्राकृतिक स्रोत, जिसमें सबसे पहला है हमारा घनत्व। देखिए, घनत्व क्या है इसके विषय में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। जितने किसी भी वस्तु है, जैसे मान लीजिए हम अपने द्रव की बात करें, पानी की बात करें, तो पानी का घनत्व जो आपका ठोस होता है, जैसे ईंट है, पत्थर है, इसकी अपेक्षा कम होता है। कारण क्या है? किसी भी वस्तु के पार्टिकल्स जितने पास पास होंगे उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। तो जो ठोस हैं उनके पार्टिकल ज़्यादा पास होते हैं अपेक्षाकृत द्रव के, और द्रव की अपेक्षा गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे कि हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, गैसों का एक मिश्रण है, तो गैसों के पार्टिकल्स दूर होते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, इस वायुमंडल में चल पाते हैं। अगर यही पार्टिकल्स हमारे पास पास होते तो हम बिल्कुल भी ना चल पाते। जैसे कि पानी के पार्टिकल्स गैस की अपेक्षा थोड़े पास हैं, तो क्या होता है, पानी में चलने में हमें थोड़ी सी कठिनाई होती है। और यही अगर हमें कोई ठोस वस्तु हो जाए, अगर हम उंगली भी गड़ाते हैं उसमें, तो हमारी उंगली अंदर नहीं जाती है। तो यही कारण है, जिस वस्तु में जिसके पार्टिकल जितने अधिक पास होंगे वही उतना उसका घनत्व अधिक होगा। तो हम बात करते हैं अपने पृथ्वी के घनत्व के बारे में। हाँ, दूसरा आता है अप्राकृतिक स्रोत, दबाव, कि उस पर प्रेशर कितना है, और तीसरा होता है आपका तापक्रम। तो आइए अब सबसे पहले हम बात करते हैं घनत्व के बारे में। देखिएगा, पृथ्वी का ओवरऑल घनत्व है 5.5 सेंटीमीटर ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। जी हाँ, पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5, ओवरऑल पृथ्वी का 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। क्रस्ट होता है पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग। अभी मैं इसके बारे में आगे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये कैसे काम करते हैं, घनत्व कैसे काम करता है, दबाव कैसे काम करता है, तापक्रम कैसे काम करता है। तो क्रस्ट का घनत्व होता है 3, सभी में ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब लगाएंगे। इसी तरीके से जो क्रोड सबसे अंतर होता है, जिसे कोर कहते हैं, उसका घनत्व सर्वाधिक होता है, क्योंकि वो क्या होता है, ठोस तरल अवस्था में होता है। एक तरीके से ठोस प्लास्टिक अवस्था होती है वो। तो इसका तापमान सर्वाधिक होता है 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरीके से हम बात करते हैं प्रेशर, दबाव की। देखिएगा, हमारे पृथ्वी के अंदर कई प्रकार की चट्टानें हैं। आपने पढ़ी होंगी, 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, आग्नेय, अवसादी और आपका कायांतरित। कायांतरित चट्टान आग्नेय और अवसादी से मिलकर बनी होती है। तो हम बात करते हैं दबाव की। तो दबाव देखिए क्या होता है कि एक निश्चित समय तक जितना हम किसी वस्तु पर दबाव बनाएंगे उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा, और एक निश्चित समय के बाद क्या होता है, घनत्व बढ़ना बंद हो जाता है, प्रेशर बंद हो जाता है। चट्टान एक निश्चित समय तक क्या होता है, प्रेशराइज्ड होती है। इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं तापक्रम की। तो देखिएगा, सामान्यतः 32 मीटर गहराई पृथ्वी के अंदर अगर हम क्या करें, 100 किलोमीटर तक ये कि एक निश्चित समय तक है, निश्चित दूरी तक है। मान लीजिए 100 किलोमीटर अंदर तक, यदि हम 32 मीटर की गहराई जाने पर उसमें क्या होता है कि 1 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ जाता है। हर 32 मीटर अंदर जाने पर 1 डिग्री का टेम्परेचर आपका
बढ़ जाएगा। और ये केवल 0 से 100 किलोमीटर तक प्रत्येक किलोमीटर में 12 डिग्री सेल्सियस का क्या होता है, टेम्परेचर का इजाफा होता है 100 किलोमीटर तक। 100 से 400 किलोमीटर तक प्रत्येक किलोमीटर में 2 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ता है, उसके बाद 1 डिग्री का। और आप जानते ही हैं हमारे पृथ्वी की कोर का टेम्परेचर सर्वाधिक है। आइए अब पढ़ते हैं प्राकृतिक स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत आपके ज्वालामुखी उद्गार आते हैं। तो इनसे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे ज्ञात करें? तो क्या होता है, देखिए जो ज्वालामुखी आता है आप जानते ही हैं क्या होता है, जो अग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टानें जो होती हैं इनके पिघलने के कारण क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो लावा बनता है। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपरी भाग में सर्वाधिक क्या होता है, एल्युमिनियम होता है और सिलिका होता है। हाँ, सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। दूसरा होता है, दूसरी जो परत होती है उसमें होता है सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता। तो क्या होता है, जब अंदर से ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसमें सिलिका, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कई प्रकार के पदार्थ बाहर निकलते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान कर सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन से मेटल्स पाए जाते हैं। इसी तरीके से सीस्मोग्राफ अंकन ये बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक योगदान पृथ्वी की संरचना में सर्वाधिक योगदान सीस्मोग्राफ अंकन का होता है। अब आप जानते हैं भूकंपीय लहरें 3 प्रकार की होती हैं, पी, एस एंड एल। प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड लॉन्ग वेव्स। तो इनके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप जानते हैं सीस्मोग्राफ क्या है। सीस्मोग्राफ एक तरीके का भूकंप मापनीय यंत्र होता है जिसमें रिक्टर स्केल आता है। तो रिक्टर स्केल क्या करता है, भूकंप की तीव्रता को नापता है। आगे बात करते हैं हम उल्कापिंड की। तो उल्कापिंडों के केंद्रीय भागों का अध्ययन करके भी हम क्या करते हैं, उसके आंतरिक भाग का पता कर सकते हैं कि हाँ इसमें क्या है, इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात सीस्मोग्राफ अंकन की, कि भूकंपीय लहरों से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सटीक ज्ञान कैसे लगा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए भूकंपीय तरंगों द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो भूकंपीय तरंगें मैंने बताया 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले पी तरंगें या अनुदैर्ध्य तरंगें। ये तरंगें सर्वाधिक वेगवान होती हैं और सीस्मोग्राफ स्टेशन पर सबसे पहले पहुंचती हैं। ये पृथ्वी के भीतर भूकंप केंद्र से प्रारंभ होकर ठोस, तरल और गैसीय तीनों माध्यमों से होते हुए भूपृष्ठ पर सबसे पहले पहुँचती हैं। ठोस की अपेक्षा तरल में इनकी गति मंद हो जाती है। जैसे कि ठोस है, उसकी अपेक्षा अगर ये किसी द्रव भाग में जाए, जैसे पानी में जाए, तो क्या होगा, थोड़ा सा इसका वेग होगा वो कम हो जाएगा, जैसे कि आपकी ध्वनि तरंगें होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करते हैं एस तरंगें या अनुप्रस्थ तरंगें। इनका संचरण पी तरंगों की अपेक्षा कम होता है, मतलब ये धीरे धीरे पी तरंगों का वेग ज़्यादा होता है और एस तरंगों का उनकी अपेक्षा कम होता है। इसीलिए ये पी तरंगों के बाद सीस्मोग्राफ स्टेशन पर पहुंच पाती हैं। तो ये केवल ठोस माध्यम में ही गुजर सकती हैं, द्रव माध्यम में ये लुप्त हो जाती हैं। ये आपको बात ध्यान रखनी है। ये तरंगें तरल माध्यम में लुप्त हो जाती हैं, इमारतों में दरारें पड़ जाती हैं। ये तरंगें क्या करती हैं, इमारतों में दरारें डाल देती हैं, जैसे कि प्रकाश और रेडियो तरंगें। चलिए आइए अब आगे बात करते हैं एल वेव्स, इनके बारे में। तो देखिएगा हमारी जो धरातलीय तरंगें होती हैं, जिन्हें लॉन्ग वेव्स भी कहते हैं, ये पृथ्वी के ऊपरी भाग को ही प्रभावित करती हैं। ये सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं, वह सबसे लंबा मार्ग तय करती हैं। देखिए सबसे लंबा मार्ग कैसे तय करती हैं, ये पृथ्वी के पूरे जो चट्टानी भाग होता है पूरे में दौड़ के ऊपर की तरफ आती हैं। इसीलिए क्या होता है, पूरे भाग का ये क्या करती हैं, भ्रमण करती हैं और इनकी गति बहुत धीमी होती है। सीस्मोग्राफ स्टेशन पर सबसे बाद में पहुंचती हैं और ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। इससे इमारतें और घर मकान ढह जाते हैं। देखिए काम कैसे करती हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना को ज्ञात करने में। देखिएगा हम क्या करते हैं, पी तरंगों को सबसे पहले क्या हुआ, पृथ्वी के अंदर जो आपकी एस तरंगें थी उनको भेजा गया। एस तरंगें क्या हुआ कि कुछ समय तक क्या हुआ, ये सीधी चली। सीधी जाने के बाद क्या हुआ कि ये अपने मार्ग से मुड़ गई
विचलित हो गई। तो इससे ये पता चला कि ये जो तरंगें होती हैं वो द्रव माध्यम में जाती नहीं है, लुप्त हो जाती हैं या अपना मार्ग बदल लेती हैं। तो इसी कारण पता चला कि पृथ्वी के बीच में क्या होगा, कोई ऐसा भाग है जहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा द्रव भरा हुआ है। इसके बाद ये परीक्षण किया गया कि भाई क्या क्या भरा हो सकता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, पी तरंगों को वहाँ पर भेजा। तो पी तरंगों के वेग में भी लगातार परिवर्तन आया। सर्वाधिक सबसे पहले क्या हुआ, जहाँ जहाँ घनत्व तो इसका कम होगा वहाँ वहाँ क्या होगा कि उसकी गति भी थोड़ी धीमी होगी। तो सबसे पहले क्या होगा कि मैंने जैसा कि बताया कि पी तरंगें क्या होती हैं कि इनका द्रव माध्यम में थोड़ा सा वेग मंद हो जाता है या इनकी गति थोड़ी सी कम हो जाती है। तो क्या हुआ, सबसे पहले हमने जब इसको क्रस्ट से छोड़ा पृथ्वी के अंदर की तरफ तो इनका वेग बढ़ा। इसके बाद बीच में आते समय क्या हुआ, इनका वेग थोड़ा सा कम हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा श्रिंक हो गई। सारी की सारी पी तरंगें जो रेड कलर से हैं वो आपकी पी तरंगें हैं और जो ब्लू कलर से हैं वो आपकी एस तरंगें हैं जी। देखिएगा तो क्या हुआ कि आप देख सकते हैं कि बीच में क्या हुआ कि इन तरंगों का मतलब जो है थोड़ा सा वेग कम हो गया, इसके कारण ये श्रिंक हो गई या सिकुड़ गई। इसके बाद क्या हुआ, जब ये बीच में जो आपका बिल्कुल कोर का जो मेन कोर है जिसे हम द्रव प्लास्टिक अवस्था भी कहते हैं, यहाँ पर इनका वेग सर्वाधिक हुआ। बीच में कम हुआ, फिर इसके बाद वेग बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर वेग बढ़ा। इससे ये पता चला कि हाँ, पृथ्वी का बाहरी भाग है जो ठोस है, बीच में एक ऐसा भाग है जो द्रव है और इसके बिल्कुल बीच में बहुत ही ज़्यादा इसका वेग बढ़ गया। इससे पता चला कि वहाँ पर सर्वाधिक घनत्व है। इसका मतलब है कि वही उसे ही हम कहते हैं कोर, जिसमें क्या होता है कि आप जानते हैं लोहा और निकल वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना टेम्परेचर होगा इसका। इसके बाद क्या होता है कि आप फिर से इनका वेग कम हो जाता है, फिर लगातार फिर बढ़ जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो के आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।